सुप्रभात बच्चों। हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे समास। पूर्व के वीडियो में आपने पढ़ा था संधि के विषय में, संधि के भेदों के विषय में और संधि के जो भी नियम होते हैं स्वर संधि के, उनके विषय में अध्ययन किया था। ठीक उसी प्रकार से समास का भी निर्माण हम करते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंट क्या होता है, मतलब अंतर क्या होता है कि संधि में जो होता है वर्णों का जोड़ होता है और समास में क्या होता है, शब्दों का जोड़ होता है। जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलकर के एक संक्षिप्त शब्द का रूप ग्रहण कर लेते हैं, उसी प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। ठीक है। और संधि में क्या था कि जब दो वर्ण आपस में मिलकर के नए वर्ण का निर्माण कर देते थे तो वहाँ पर संधि होता था। अब यहाँ पर क्या है कि समास में शब्दों का जोड़ होता है, मेल हो जाता है, और संधि में वर्णों का मेल होता है। तो आज के प्रकरण में हम संधि को छोड़ करके समास का अध्ययन करेंगे। ठीक है। समास की प्रक्रिया भी अपना प्रकार होता है, इसकी अपना भेद होता है, इसका भी अपना नियम होता है। तो समास हमने बताया कि समास दो या दो से अधिक शब्दों के संक्षिप्तीकरण को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्द आ करके आपस में मिल करके एक छोटे शब्द का निर्माण करते हैं, एक संक्षिप्त शब्द का निर्माण करते हैं और नए शब्द के रूप में परिवर्तित होकर के एक नए अर्थ को प्रदान करते हैं, उसी प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। यानी कि समास जो होता है वो होता है संक्षिप्तीकरण। ठीक है। अब समास के दो तरीके से होते हैं। एक होता है इसका जब हम जो इसका छोटा पद संक्षिप्त पद जो होता है उसे कहते हैं समस्त पद। ठीक है। वो जो बड़ा शब्द बन जाता है तो उसे कहते हैं समस्त विग्रह। ठीक है। जैसे ग्राम आगत, मान लीजिए ग्राम आगत क्या तो शब्द है, तो ग्राम को आया हुआ, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो गया समास विग्रह। और जो जब छोटा शब्द बताए थे ग्रामागत, तो ये हो गया था समस्त पद। इसी प्रकार शरणागत हो जाएगा, शरण में आया हुआ। शरण में आया हुआ क्या होता है, समासिक समस्त विग्रह होता है। और शरणागत जब एक शब्द हो जाता है तो समस्त पद हो जाता है। अब इन्हीं विस्तृत यानी अधिक से जो अधिक है, दो या दो से अधिक जो शब्द हैं उनको जब सब संक्षिप्त कर देते हैं वो हो जाता है समास। जैसे शरणागत संक्षिप्त है और जब इसका विग्रह कर दिया शरण में आया हुआ तो ये हो जाता है विग्रह। तो इन्हीं प्रक्रियाओं को, शरण में आया हुआ प्रक्रिया को जब शरणागत करते हैं तो ये हो जाता है क्या, समास हो जाता है। यानी समास की प्रक्रिया जो होती है संक्षिप्त होने की प्रक्रिया ही होती है। यानी कि जो प्रक्रिया जब संक्षिप्त हो जाती है, छोटी हो जाती है, शब्द मिलकर के छोटे हो जाते हैं, वही होता है समास। ठीक। और इसमें यही अंतर होता है कि जो समास होता है शब्दों का मेल होता है और संधि में क्या होता है, इसमें होता है वर्णों का मेल। वर्ण मिलकर के नए वर्ण मिला दे बन जाते हैं। जो दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं तो नए छोटे शब्द मिलकर के नए शब्द बन जाते हैं, इन्हें समास कहते हैं। ठीक है। अब समास के भेद कितने होते हैं इसको आप जान लीजिए। समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है। इन 6 भेद के अपने अपने परिभाषा होते हैं, अपने अपने नियम होते हैं। ठीक है। अपने अपने प्रकार होते हैं। उसके बाद फिर समास कौन कौन सा होता है, हम इसमें आपको मौखिक रूप से पहले बता देते हैं कि समास जो होता है, जो 6 भेद होता है समास का, उसमें होता है एक द्वंद्व समास, दूसरा होता है द्विग समास, तीसरा होता है कर्मधारय समास, चौथा होता है तत्पुरुष समास, और होता है बहुब्रीहि समास, ये 5वां हो गया, और 6वां क्या होता है, अव्ययी भाव समास। तो ये 6 भेद समास के होते हैं। इनके इतरेतर भी कुछ समास होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपके जो पाठ्यक्रम में दिया हुआ है इन्हीं 6 समासों के विषय में आपको प्रस्तुत किया गया, आपको जानकारी दी गई है। वह इसी प्रकरण को इसमें आपके पाठ्यक्रम जो दिया गया है 6 भेद, इसके विषय में भी आपको अध्ययन कराएंगे, इसके विषय में पढ़ाएंगे और इनके ही नियमों को आपको अवगत कराएंगे। आपको उसका मूल्यांकन करेंगे और उसके बाद इसकी जानकारी प्राप्त करके आप इसका अभ्यास करिए। अभ्यास करने के बाद पुनः आप समास के विषय में निपुण हो जाएंगे। ठीक है। तो समास की प्रक्रिया को आप समझिए और समाज के विषय में जानिए। इस वीडियो में आज हम आपको पूर्णतः जो समास के जितने भी
जो नियम होते हैं, जो भी प्रकार होते हैं, जैसे भी इसका निर्माण होता है उसके विषय में बताएंगे। जितना वीडियो में हो सकेगा उतने समासों को आपको बताया जाएगा और जो बचेगा वो आपको आने वाले वीडियो में, अग्रिम वीडियो में आपको अवगत कराया जाएगा, आपको इसको विषय में बताया जाएगा। ठीक है, तो आज की प्रक्रिया है, क्या है, समास। आज समास हम देखते हैं और आज 14 सितंबर भी है। 14 सितंबर में आप आज हिंदी दिवस का दिन है। हिंदी दिवस में आज पढ़ रहे हैं क्या, समास, और समास किसमें है, व्याकरण में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं समास। तो समास के विषय में हमने आपको बताया कि इसके कितने भेद होते हैं, 6 भेद। ठीक है, अब सर्वप्रथम पहले हम देख लेते हैं समास के जो लिखा हुआ है सर, इसके विषय में इसका हम देखते हैं समास होता क्या है शब्दों से। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, समास। ठीक है, सम, धन, आ, यानी जब इस शब्द को हम अलग करते हैं तो ये शब्द क्या बनता है, समास। ठीक है, सम, धन, आ, एक सम एक उपसर्ग भी होता है और एक संधि है, कौन सा, एक दीर्घ। ठीक है, ये क्या, कौन सा है, दीर्घ बन जाएगा। तो ये क्या है, अगर हम देखते हैं यहाँ पर ये सम है और ये आ है, ये आ है और ये जोड़ेंगे तो बन जाएगी। तो अब इसको हम अर्थ में करना चाहिए। तो ये क्या सम का होता है, समान, और आज का होता है पास। ठीक है, यानी कि जब शब्द समान रूप से पास पास हो जाते हैं, यानी एक अनेक शब्द जब आपस में पास पास होकर के एक संक्षिप्त शब्द का रूप ले लेते हैं, स्वरूप बन जाते हैं, रूप ग्रहण कर लेते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। इसीलिए इसको समास कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका आप में ही बात देखते आ रहे हैं, संधि में जोड़ने का था, इसमें संधि कहते हैं। तो अपने जैसा प्रकरण भी होता है, ठीक इसी प्रकार शब्दों का नाम भी इसमें रखा है। ठीक है, तो अब समास कितने प्रकार के होते हैं, हमने आपको बताया कि समास 6 प्रकार के होते हैं। वो होता है कौन कौन, एक होता है द्वंद्व समास। ठीक, द्वंद्व समास होता है। दूसरा होता है द्विगु समास, द्विगु समास। तीसरा होता है कर्मधारय समास। ठीक, कर्मधारय समास आपका हो गया। चौथा होता है आपका तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। ये आपका चौथा समास हो गया, चौथा समास। पांचवा समास होता है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास होता है। और जो छठवां समास होता है वो अव्ययी भाव होता है, अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास। ठीक है, आज इस समास प्रकरण को आप अच्छी तरीके से वीडियो के माध्यम से समझिए, क्योंकि ये आसान भाषा में ये समास है, लेकिन समझने की भाषा में ये सरल नहीं होती। सरल भी होती है, अगर समझ में आपकी आ जाता है तो ये अत्यंत सरल भी है, और समझ में अगर नहीं आता है तो ये अत्यंत पुस्तक भी कठिन भी है। ठीक है, तो इसको तो आप कर नहीं पाएंगे। और ये यही सब बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भाषा के जानकारी के लिए। व्याकरण किसी भी भाषा का रूप से पढ़ने का ज्ञान किससे होता है, व्याकरण से होता है। इसी प्रकार से अगर हमें व्याकरण ऐसे व्याकरण हर प्रकार के व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा, शब्दों का सही ज्ञान नहीं होगा, तो किसी भाषा के हम जानकार नहीं हो पाएंगे। ठीक है, किसी भाषा को समझ नहीं पाएंगे। तो ये सब देखने में आसान होता है, ये करने में कठिन होता है। ये करना है, करने दोनों से ही। तो हम सबसे पहले देखेंगे द्वंद्व समास। आपने जानिए समास कितने प्रकार के हो रहे हैं, 6 प्रकार। और सर्वप्रथम हम देखते हैं द्वंद्व समास किसे कहते हैं। इसको हम मौखिक रूप से आपको
बता देते हैं। इसको आप ध्यान केंद्रित करके सुनिए और देखिए तो समझिए कि द्वंद्व समास वो समास होता है जिसमें दो पद होते हैं। ठीक है, अब दो पद क्या है? ठीक है, दो पद होते हैं। जैसे अभी शब्द हम बताए, दो शब्द दिया रहेगा, दोनों शब्द को पहचानना है इसमें द्वंद्व समास। तो जिस समास में दोनों पद का मतलब होता है शब्द दिए हो, ठीक है, जो शब्द दिए हो वो प्रधान मुख्य हो, ठीक है, उसमें कोई कमी ना हो, कोई अच्छा हो शब्द, कोई बुरा हो, दोनों पद अपने स्थान पर स्थिर हो, सही हो और प्रधान हो, उन्हें और बीच में और शब्द अथवा शब्द तथा शब्द या शब्द या वह शब्द लगा हो तो वहां पर क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। ठीक है, यानी कि इन संबंध बोधक जो अव्यय से जो शब्द जुड़े होते हैं उसे कहते हैं द्वंद्व समास। बिल्कुल ये समझ जाइए, पूरी प्रक्रिया को द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, जैसे आप अभी हम लिख देते हैं, हमने लिख दिया राधा कृष्ण। अब संक्षिप्त है ये रूप, ठीक है, संक्षिप्त रूप है। क्यों? क्योंकि संक्षिप्त में दूसरे चीज किसका प्रतीक है? हिंदी में व्याकरण कैसा प्रतीक किया जाता है? ये और शब्द का प्रतीक है, ठीक है, और शब्द का प्रतीक है ये। तो जब इसको हमने और बीच में लगाया, जब इसका विग्रह किया, ये क्या समझ पाता है? क्योंकि ये संक्षिप्त है और इसको हम विस्तृत कर दिए तो ये हो जाएगा विग्रह। इसका क्या हो जाएगा? राम, राधा और कृष्ण। अब आप शब्द पर ध्यान दीजिए, राधा कृष्ण शब्द पर ध्यान दीजिए कि राधा कृष्ण शब्द क्या है? दोनों मुख्य नहीं है कि क्या आपके लिए कृष्ण ही महत्वपूर्ण है, राधा महत्वपूर्ण है? नहीं, राधा का नाम भी अमर है साहित्य में और कृष्ण का नाम भी साहित्य में अमर है। ये पूरे जाते हैं, राधा भी नाम पूरे, दोनों मुख्य है, किसी को आप हटा नहीं सकते, आप विलंब नहीं कर सकते। तो जहाँ ये दोनों पद जो है ये प्रधान है, ठीक, इसमें कोई कमी नहीं है। राधा में भी ना दोनों के स्थान पर क्या है? उपयुक्त। तो इसी प्रकार से और बीच में आपको नियम बताया गया था कि अगर और लगा हो, अथवा लगा हो, परंतु लगा हो, या तथा लगा हो, या वह लगा हो, या लगा हो, तो वहां पर भी आप उसकी भी पहचान की, वहां पर क्या हो जाता है? ये द्वंद्व समास हो जाता है। और चीज अगर व्यंजक लगा हो, मान लीजिए, अभी आप उसको पहचान लीजिए कि द्वंद्व समास है। ठीक है, अब देख लेते हैं, हमने लिख दिया माता और माता पिता। अब यहाँ भी जो चीज लगा, इसका आंसर क्या होता है? और होता है। क्या होता है? और होता है, ये आपको बताइए। अब यहाँ पर शब्द पर ध्यान दे सकते हैं आप कि माता हमारे लिए महत्वपूर्ण है, पिता भी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, दोनों भी अपने स्थान पर उपयुक्त है। दोनों पर ये दोनों शब्द क्या अपने स्थान पर मुख्य है, ये हमारे लिए बहुत प्रधान आधार स्वरूप है, इसलिए हमारे लिए क्या है? ठीक है, और बीच में और शब्द भी लगा हुआ है तो आप पहचान गए, इसका विग्रह किया, माता और पिता हो गया, और माता पिता में क्या होता है? ठीक है, तो पहले क्या होता है? अगर हम लिखेंगे पहले समास में तो हम यहाँ पर लिखते हैं समस्त कार्य, ठीक, उसके बाद समस्त विग्रह या सामासिक विग्रह भी लिख सकते हैं। सामासिक विग्रह में समस्त विग्रह हो जाएगा। समस्त पद ये क्या हो गया? राधा कृष्ण, राधा कृष्ण हो गया। और समस्त विग्रह में क्या हो जाएगा? राधा और, इसको तो बड़ा करेंगे, राधा और कृष्ण हो गया, तो राधा और कृष्ण। तो हम शब्दों के जैसा शब्द दिया रहेगा समाज को, ठीक उसी प्रकार से भी हम शब्दों को विस्तृत करते हैं, तोड़ते हैं, समस्त विग्रह करते हैं। ठीक है, उसका विग्रह कर देते हैं। तो यहाँ पर छोटा विग्रह करना है, केवल और लगाना है और विग्रह आपका हो गया। तो ये कोई समास है। अभी हम लिखते हैं सुख दुख। अब यहाँ पर क्या है? ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं विलोम है दूसरे का, और क्या है? ये भी लगा हुआ है, और सुख के बाद दुख है। ठीक,
तो ये हमारे जीवन में ये भी आज प्रधान है। ये मत सोचे कि हम सुख वस्तु मुख्य है दुख प्रधान है, चाहे ये ऋणात्मक में हो वो चाहे धनात्मक में हो, चाहे ये सकारात्मक में हो चाहे ये नकारात्मक में हो, लेकिन जो हमारे जीवन से मुख्य रूप से जुड़े जिसको हम हटा नहीं सकते हैं, जिनको कभी दूर नहीं कर सकते हैं, जो हमारे लिए मुख्य हो जाते हैं, वो चाहे आप सुख से या दुख से उसको ग्रहण करें तो आपको ग्रहण करना पड़ता है किसी रूप में, वो हमारे लिए प्रधान हो जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों शब्द यहाँ भी प्रधान है। अब इसका समझ विग्रह क्या होगा, सुख और चाहे कर दीजिए, चाहे या लगा दीजिए सुखिया सुखिया ठीक, यहाँ सुखिया दुख कर दे रहे हैं तो ये भी सही है, अगर और लगा देंगे सुख और दुख तो भी सही है। तो इस प्रकार से ये द्वंद्व समास की आपकी क्या हो गया, परिभाषा हो गया, इसका रूप होगा, इसका नियम, ठीक है। तो आप पुनः एक बार हम आपको और अवगत करा देते हैं, इसका आपको इसका इसके विषय जानकारी दे देते हैं, विवोर करा देते हैं कि जब दोनों शब्द, जिस समास में दोनों शब्द प्रधान हो, बीच में और अथवा किंतु परंतु या वा तथा शब्द का प्रयोग किया गया हो, और तब वो क्या हो जाता है, वो द्वंद्व समास हो जाता है, ठीक है। वो क्या हो जाता है, द्वंद्व समास हो जाता है। ये आपका पहला समास कंप्लीट हुआ। ये वीडियो के माध्यम से आप इसको बिल्कुल समझिए, ध्यान केंद्रित करके, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये आपके परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपके नॉलेज के लिए, आपके जो ज्ञान है इसके लिए आपकी अभिवृद्धि करना, ये परमेश्वर का इसका ज्ञान होगा, ठीक है। तो इसके विषय में आप पहला जानिए कि द्वंद्व समास से आप सेकंड हम द्वितीय दूसरा पढ़ते हैं द्वितीय समास, ठीक है। अभी आपने द्वंद्व पढ़ा, इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, द्वितीय समास पढ़ेंगे। हम द्वितीय समास के विषय में जानते हैं कि द्वितीय समास कैसा होता है, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है, द्वितीय का क्या होता है, द्वितीय समास का द्वितीय समास, ठीक। द्वंद्व में आप समझ गए, द्वितीय को समझ लीजिए कि जिसका पहला पद यानी कि पूर्व पद जिसे कहते हैं, पूर्व को क्या कहते हैं, जो पहले हो चुका हो, ठीक है। तो पूर्व का अर्थ होता है हिंदी में पहला, तो जिसका पूर्व पद यानी पहला पद संख्यावाची हो, ध्यान दीजिए, जिसका पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा क्या हो, संज्ञा विशेषण या किसी भी रूप में कार्य करे, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, द्वितीय समास कहते हैं। ध्यान दीजिए शब्द पर, जिनका पूर्व पद पहला पद संख्यावाची हो और जो उत्तर पद यानी जब दूसरा पद आए तो वो संज्ञा विशेषण सर्वनाम के रूप में कार्य करने लगे, तो वहां पर क्या होता है, द्वितीय समास होता है, ठीक। आप देख लीजिए, हम एक उदाहरण देते हैं, समास पर लिखते हैं यहाँ पर समास समस्त हो गया, और उसके बाद हम लिखते हैं समस्त विग्रह, समस्त विग्रह हो गया, ठीक। आज समस्त समय विज्ञान में चौराहा, चौराहा, ठीक। ये पद हमने लिखा। अब इसके दो पद इसमें जुड़े हुए हैं, एक हो गया चौ, दूसरा हो गया राह, ठीक। अब इसको देखिए, चौ मतलब होता है चार, ये संख्यावाची हो नहीं, पहला पद संख्यावाची हो रहा नहीं हो रहा। राह क्या है, रास्ता क्या है, संज्ञा है, जातवाचक संज्ञा है, तो संज्ञा के रूप में कार्य करेगा आगे। तो चौराहा का मतलब होता है चार राहों का या रास्तों का समूह, समूह, ये समूह क्या है, चार रास्तों या संख्या हो गया, जातवाचक इसको मिला के फिर संख्या बन गया, संख्या। तो यहाँ पर क्या होगा, संख्याओं के रूप में संख्यावाची हो गया, उसके बाद संख्याओं के रूप में क्या कर रहा है, पूरा सब संख्या के रूप में कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर चार, आप सबसे पहले सबसे बड़ी पहचान होती है
विकसित समास में पहला पद संख्यावाची होता है, वहां पर क्या होता है, द्वित्व समास होता है। ये सबसे बड़ी पहचान है। द्वित्व समास की सबसे बड़ी पहचान है संख्यावाची होता है पहला। ठीक, तो 4 धातु का शब्द होगा, तो यहाँ पर 4 क्या है, संख्यावाची है, बाकी संख्या के रूप में कार्य कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, द्वित्व समास। ठीक, अब हम लिख देते हैं, मान लीजिए शताब्दी। क्या लिखते हैं, शताब्दी। शताब्दी किसे कहते हैं, आप मन में विचार करिए। जो 100 वर्षों का समय होता है तो एक शताब्दी होती है। तो यहाँ पर क्या है, ये क्या है, शत और आपकी हो जाएगा। तो आप मतलब वर्ष होता है और जो 100 होता है, लेकिन यहाँ आपकी लिखा के विशेषण बन गया शताब्दी, विशेषण रूप में आप कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर 7 वर्षों का समाहार, ये क्या हो जाएगा, 100 वर्षों का समाहार, 100 वर्षों का समाहार हो जाएगा। अब इसको हम जैसे होता है 100, इसको हम सरल भाषा में संख्यावाची के लिए 100 तोड़ करेंगे, क्योंकि इसका भी प्रयोग करना पड़ता है। शब्दों को तोड़ करके हम सरल अर्थ लिख देते हैं, बिल्कुल समझ क्लियर हो जाए। ये संस्कृत शब्द है, इसको हम हिंदी शब्द में लिख दिए, ठीक है। और आपका मतलब क्या होता है, वर्ष होता है, हमने वर्ष में लिख दिया, और ये क्या शब्द में है, ये सब पूरा सब शब्द लिख दिया संस्कृत और हिंदी में हमने कर दिया, ठीक है। तो ये 100 वर्षों का समाहार होगा, 100 और आपको मतलब वर्ष, लेकिन जब आपकी हो गया तो ये होगा विशेषण, तो इसको हम 100 वर्षों का समाहार कर देंगे। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि शब्द क्या है, पहला ये संख्यावाची हो रहा है, अतएव यहाँ पर क्या है, द्वित्व समास, इसलिए यहाँ पर द्वित्व समास है। अब इसकी हम आपको एक दूसरी बात बता देते हैं। हम चलिए ठीक है, ये 2 समास आपको हमने पढ़ा दिया है। अभी समासों के विषय में आपको बहुत कुछ बताना है। चलिए ठीक है, आज हमने 2 समास बताए, आपको जो भी ज्ञान करा है इसके विषय में आप पहले जानकारी अच्छी तरीके से और करिए, इसको पढ़िए, वीडियो को देखिए, इसको समझिए। आगे जो इसके भी और भी अभी ज्ञान है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण जो बात है उसको भी हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, इसके विषय में जानकारी देंगे कि और इसमें अपवाद क्या जुड़े होते हैं, इसके और कैसे क्या होता है, सारी बातें इसको बताएंगे कि आगे के वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को अध्ययन करिए, इसलिए समाज को पढ़िए और जो भी जानकारी है इसके विषय में आप जानकारी प्राप्त करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।